नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो बिल्कुल अदृश्य परमाणु अंतःक्रियाओं के सूक्ष्म स्तर से शुरू होकर सीधे हमारी आंखों को दिखने वाले जीवंत रंगों और यहाँ तक कि जीवन रक्षक दवाओं तक जाता है। आज हम उपसहसंयोजक रसायन विज्ञान यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की उस दिलचस्प दुनिया को उजागर करने जा रहे हैं जो हमारी प्रकृति की कुछ सबसे जटिल प्रणालियों की असली नींव है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम जिन मुख्य विषयों की गहराई में जाएंगे वे हैं, सबसे पहले उपसहसंयोजक बंध, उसके बाद हम देखेंगे उपसहसंयोजक ज्यामिति और संरचना को, फिर हम बात करेंगे कीलेशन की शक्ति की, इसके बाद जानेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के रंगों के बारे में, और अंत में हम जीवन के वर्णकों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले विषय की, उपसहसंयोजक बंध, जिसे हम एक बहुत ही खास तरह की साझेदारी कह सकते हैं। रसायन विज्ञान की इस पूरी वास्तुकला की नींव असल में इसी बुनियादी निर्माण खंड पे टिकी है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर ये बंध काम कैसे करता है। सच कहूं तो पूरी समन्वय रसायन विज्ञान इसी पर केंद्रित है। इसमें एक केंद्रीय धातु आयन होता है जिसे हम लुईस एसिड कहते हैं, और उसके ठीक चारों ओर लिगेंड होते हैं जो लुईस बेस की तरह काम करते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों का एक पूरा जोड़ा धातु आयन को दान कर देता है। बस यही वो मूल ढांचा है जिससे सभी समन्वय यौगिक और धातु कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इसे समझने के लिए ना एक पॉटलक दावत की कल्पना कीजिए। एक सामान्य सहसंयोजक बंध एक ऐसे पॉटलक की तरह है जहां दो लोग आते हैं और दोनों अपना अपना खाना लेकर आते हैं और फिर उसे बांटते हैं। लेकिन उपसहसंयोजक बंध एक वन साइडेड पॉटलक की तरह है। यहाँ एक व्यक्ति सारा खाना यानी दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर आता है और दूसरा व्यक्ति बस उस खाने का मजा लेने के लिए मेज पर बैठ जाता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार बंध बन जाने के बाद ये किसी भी अन्य बंध जितना ही मजबूत होता है, बस इलेक्ट्रॉनों के आने की जगह अलग होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय पर, उपसहसंयोजक ज्यामिति और संरचना यानी अणुओं के आकार। अब जब हम इस अनोखी साझेदारी को समझ गए हैं तो देखते हैं कि ये बंध 3D स्पेस में खुद को आखिर कैसे व्यवस्थित करते हैं। चलिए इस पूरी प्रक्रिया के पीछे के गणित को थोड़ा समझते हैं। समन्वय संख्या, जिसका मतलब है धातु आयन से जुड़े बंधों की कुल संख्या, सीधे तौर पर ये तय करती है कि अणु का आकार कैसा होगा। उदाहरण के लिए अगर दो बंध हैं तो वे एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर होंगे, जिससे एक रेखिक यानी लीनियर आकार बनेगा। अगर 4 बंध हैं तो ये चतुष्फलकीय या वर्ग समतलीय हो सकता है, और अगर 6 बंध हैं, जो कि बहुत ही आम बात है, तो ज्यामिति अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल होती है। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती है कि हमारी पिछली चर्चा के गणितीय आंकड़े असल दुनिया की 3D भौतिक संरचनाओं में कैसे दिखते हैं। अष्टफलकीय संरचना में 6 लिगैंड केंद्रीय धातु के चारों ओर एक बहुत ही सुंदर पूर्ण समरूपता में व्यवस्थित होते हैं। और हाँ, ये ज्यामिति सिर्फ कोई किताबी विचार नहीं है, ये सचमुच तय करती है कि ये अणु रासायनिक रूप से कैसे व्यवहार करेंगे। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, कीलेशन की शक्ति, सिद्धांत से लेकर सीधे चिकित्सा तक। ज्यामिति के बाद अब हम इसके एक बेहद महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक असली दुनिया के अनुप्रयोग की ओर मुड़ते हैं, जो आपातकालीन चिकित्सा में एक गेम चेंजर है। जरा सोचिए, भारी धातु की विषाक्तता या हेवी मेटल पॉइजनिंग कितनी खतरनाक हो सकती है। सीसा और पारा जैसी धातुएं जब हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं तो वो हमारे प्रोटीन और एंजाइमों के साथ बहुत ही मजबूती से जुड़ जाती हैं। ये जुड़ाव इतना पक्का होता है कि इसे आसानी से पलटा नहीं जा सकता, जिसका सीधा सा मतलब है कि वे शरीर के सामान्य कामकाज को रोककर गंभीर और स्थायी नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन घबराइए नहीं, यहीं पर समन्वय रसायन विज्ञान हमारी जान बचाने आता है। इस पूरे चिकित्सा बचाव अभियान को देखिए। जब कोई विषैली धातु शरीर में घुसपैठ करती है तो EDTA नाम का एक विशेष यौगिक शरीर में पहुंचाया जाता है। EDTA एक पॉलीडेंटेट लिगैंड है, यानी ये एक से ज्यादा धातु आयन के साथ एक से ज्यादा बंध बना सकता है। ये अपने 6 दाता परमाणुओं का इस्तेमाल करके उस विषैली धातु के चारों ओर एक मजबूत जाल की तरह लिपट जाता है। इसे ही कीलेट प्रभाव कहते हैं। यह प्रभाव इतना ताकतवर होता है कि यह धातु को शरीर के प्रोटीन से जबरदस्ती अलग कर देता है।
इसके बाद ये एक पानी में घुलनशील कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसे हमारे गुर्दे बहुत आसानी से शरीर से बाहर कर देते हैं। यह विज्ञान द्वारा बचाई गई जान का एक जीता जागता और शानदार उदाहरण है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे चौथे विषय का, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के रंग। ये रसायन विज्ञान को कैसे रोशन करते हैं। चिकित्सा से निकलकर अब हम उस चीज की बात करेंगे जो हमें दिखाई देती है, यानी रंग। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है जो वैज्ञानिकों को भी लंबे समय तक परेशान करता रहा। अणुओं की अदृश्य ज्यामिति और उनके इलेक्ट्रॉन बंध, आखिर वो खूबसूरत और चमकीले रंग कैसे पैदा करते हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो आपको बता दूं, इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत में छिपा है। इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि रंगों की भौतिकी काम करती है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसे हम CFT कहते हैं, हमें समझाता है कि धातु के चारों ओर मौजूद लिगेंड एक ऐसा विद्युत क्षेत्र बनाते हैं जो धातु के d ऑर्बिटल्स की ऊर्जा को बांट देता है। जब इन कॉम्प्लेक्स पर रोशनी पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन प्रकाश के एक खास रंग को सोख लेते हैं और उछलकर उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। इसे ही डी ट्रांजिशन कहते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जो रंग अवशोषित नहीं होता वही लौटकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। उदाहरण के लिए टाइटेनियम का एक कॉम्प्लेक्स नीले हरे प्रकाश को सोख लेता है, इसलिए जो रंग बच जाता है वो हमें गहरा बैंगनी दिखाई देता है। और अब हमारा पांचवा और आखिरी विषय, जीवन के वर्णक, यानी एक साझा रासायनिक वंशावली। रंगों की भौतिकी से आगे बढ़कर अब हम सीधे जीव विज्ञान की दुनिया में कदम रखते हैं और कुदरत के एक बहुत गहरे राज को उजागर करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में 2 ऐसी नोबेल पुरस्कार विजेता खोजें हुईं जिन्होंने प्राकृतिक दुनिया को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। रिचर्ड विल्स्टेटर और हंस फिशर के कमाल के काम ने यह साबित कर दिया कि पौधों और जानवरों के जीवन को चलाने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण अणु हैं, वे असल में परमाणु स्तर पर एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ये तुलना न प्रकृति की सबसे काव्यात्मक समरूपताओं में से एक है। जरा सोचिए, जानवरों का लाल खून जो हीमोग्लोबिन के कारण हमें ऑक्सीजन देता है, उसके बिल्कुल बीचों बीच आयरन बैठा होता है। दूसरी ओर पौधों का हरा जीवन रक्त यानी क्लोरोफिल जो सूरज की रोशनी को पकड़ता है, उसके केंद्र में मैग्नीशियम होता है। लेकिन इन दोनों ही अणुओं का जो बाहरी ढांचा है, जिससे हम पोर्फिरिन रिंग कहते हैं, वो बिल्कुल एक जैसा है। इसका सीधा सा मतलब है कि जंतुओं के सांस लेने की प्रक्रिया और पौधों के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दोनों आणविक स्तर पर एक ही परिवार का हिस्सा हैं। है ना ये कमाल की बात? तो अंत में ये बात हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। एक साधारण सा उपसहसंयोजक बंध, जहां सिर्फ एक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन साझा करता है, वही ज्यामिति तय करता है, वही जीवन रक्षक दवाएं बनाता है, वही खूबसूरत रंग पैदा करता है और वही संपूर्ण जीव विज्ञान को आकार भी देता है। जब सूक्ष्म स्तर की इतनी बुनियादी अंतःक्रियाएं इतनी विशाल और अलग-अलग प्रणालियों को चला सकती हैं, तो जरा सोचिए इस ब्रह्मांड में और कौन-कौन से ऐसे ही शानदार राज हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं। ये समझने वाली बात है कि रसायन विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, ये तो सचमुच हमारे पूरे जीवन की वास्तुकला है।